नमस्ते दोस्तों। 4 मार्च 2021 की बात है। घटना है जयपुर के फुलेरा के हिरनौदा गांव की। समय रात के 2 बजे का था। गांव में एक घर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। कोई महिला ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। घर दिनेश वर्मा नाम के शख्स का था। दिनेश अपनी पत्नी हेमलता 2 बच्चों के साथ रहता था। बेटी 5 साल की और उनका 3 साल का बेटा था। शादी को 7 साल बीत चुके थे। छोटा सा परिवार हंसी खुशी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। अब अचानक उनके घर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर आसपास रहने वाले लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। दिनेश की माँ आवाज़ सुनकर बेटे के कमरे की तरफ भागती है और आसपास के लोग भी दिनेश के घर की तरफ भागते हैं। दरवाज़ा अंदर से बंद था। दिनेश और उसकी पत्नी जिस कमरे में सोए हुए थे वो दरवाज़ा अंदर से बंद था। हेमा, जो उसकी पत्नी का नाम था, वो भी अंदर थी। दिनेश की माँ ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है और पूछती है कि बहू रो क्यों रही हो, क्या हो गया। हेमा रोते रोते दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है अंदर का नज़ारा बड़ा ही भयानक था। इस समय तक पड़ोस के लोग भी घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। दिनेश के कमरे में चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। दिनेश का गला कटा हुआ था। हर तरफ खून ही खून नज़र आ रहा था। लोगों की भीड़ को अपने घर में देखकर हेमा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि माँ, इन्होंने खुदकुशी कर ली। मैं सो रही थी। ये पता नहीं कहाँ से चाकू लेकर आए हुए थे और चाकू उन्होंने अपने सिराने के नीचे रखा हुआ था और आधी रात को इन्होंने चाकू से अपना गला काटकर खुदकुशी कर ली। आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि इनका गला कटा हुआ था। माँ, अब मेरा क्या होगा? मैं बर्बाद हो गई। मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? मेरे बच्चों का क्या होगा? हमें कौन संभालेगा? हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इस तरह बोलकर हेमा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। पड़ोसी और घर वाले कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो एक साइड पर पड़ा हुआ एक चाकू नज़र आता है। चाकू पर खून लगा हुआ था और चाकू दिनेश के हाथ के पास ही था। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि इसी चाकू से दिनेश ने अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली होगी। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस वाले मौके वारदात पर पहुंचते हैं। साथ में फोरेंसिक टीम भी थी। घटना का बड़ी बारीकी से मुआयना किया जाता है। जब पुलिस वाले हेमा को पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ तो हेमा वही रटा रटाया जवाब देती है जो कि उसने थोड़ी देर पहले सभी लोगों को बताया था। यही कि मैं सो रही थी, पति कहीं से चाकू लेकर आए हुए थे और अपने पास छुपा कर रखे हुए थे। रात को इन्होंने चाकू से अपना गला काट लिया। आस पड़ोस के लोग तो हेमा की इस कहानी पर पूरा यकीन कर रहे थे और आपस में कह रहे थे कि बेचारी के साथ बड़ा बुरा हुआ। छोटी सी उम्र में बेचारी विधवा हो गई। लेकिन ये स्टोरी पुलिस वालों के गले नहीं उतर रही थी। पुलिस का तो काम ही होता है कि लोगों पर शक करना। इसलिए पुलिस वाले सबसे पहला शक दिनेश की पत्नी हेमा पर ही कर रहे थे। लेकिन पुलिस वाले अभी फ़िलहाल कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं था जो कि कत्ल की वजह या कातिल का चेहरा उजागर कर सकता। घर में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए थे। नहीं तो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को एक एविडेंस की तरह यूज़ किया जा सकता था। लिहाजा पुलिस वालों ने चुप रहना ही बेहतर समझा और इस घटना की जानकारी उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई। पुलिस के उच्च अधिकारी फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम के साथ पहुंचते हैं और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हैं। हेमलता चीख चीख कर अपने पति की सुसाइड की स्टोरी सबको सुना रही थी। लेकिन पुलिस वालों के गले हेमलता की स्टोरी नहीं उतर रही थी। फोरेंसिक टीम ने जब लाश का मुआयना किया तो गले पर एक बहुत ही गहरा और लंबा जख्म दिखाई दिया। अब ये बात बड़ी अटपटी थी कि कोई आदमी आत्महत्या करने के लिए इतनी ज़ोर से अपना गला कैसे काट सकता था, क्योंकि अगर कोई आत्महत्या करना भी चाहे तो वो इतना बड़ा कट अपने गले पर नहीं लगा सकता था क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता और ये कोई दूसरा आदमी ही कर सकता था। दूसरी तरफ दिनेश के हाथ पर कहीं भी कोई खून का निशान नहीं था। अब ये कैसे हो सकता था कि दिनेश ने अपना गला काटा हो और उसके हाथ पर खून ही ना लगा हो? अगर उसने अपने हाथ से अपना गला काटा होता
तो हाथ पर खून तो लगा होता, लेकिन यहाँ पर दिनेश के हाथ बिल्कुल साफ थे। एक और एविडेंस इस बात पर शक पैदा कर रही थी। वो ये थी कि जिस बेड पर दिनेश की लाश पड़ी हुई थी, उस बेड की जो बेडशीट थी वो ज्यों की त्यों ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि दिनेश को कहीं और से मारकर इस बेड पर लाया गया हो, क्योंकि अगर इस बेड पर दिनेश ने आत्महत्या की होती तो जब उसका गला काटा गया था तो मरने से पहले वो तड़पा होता और बेडशीट इकट्ठी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं था। बेड पर पड़ी हुई बेडशीट बड़े ही सलीके से बिछी हुई थी। हेमा को दोबारा से इस बारे में पूछा जाता है। हेमा फिर से वही कहानी दोहराती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन पुलिस वाले बड़े हैरान थे, क्योंकि यहाँ पर जब से पुलिस आई थी एक शख्स पूरा समय घटनास्थल पर मंडरा रहा था। पुलिस वालों ने उसके बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो पास में ही रहने वाला दिनेश का रिश्ते में लगने वाला भाई था। ऐसे लग रहा था मानो वो पुलिस पर नज़र रख रहा हो। पुलिस क्या कर रही है, कौन से सबूत इकट्ठा कर रही है और हेमा से क्या पूछताछ कर रही है, इस सब के बारे में वो जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। अब ये आदमी शुरू से ही पुलिस वालों को कुछ संदिग्ध लग रहा था। इसका नाम योगेश था। पुलिस वाले दिनेश की मां से परिवार के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि दिनेश वर्मा की शादी तकरीबन 7 साल पहले हेमलता नाम की लड़की से हो गई थी। दोनों के 2 बच्चे होते हैं। खुशहाल परिवार था। दिनेश किसी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन फिर फैक्ट्री से उसने ये काम छोड़ दिया और फिर इधर उधर दिहाड़ी लगाकर वो अपने घर का गुजारा करता था। खर्चे ज़्यादा थे, कमाई कम थी। हेमा कहती है कि मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। दिनेश उसको प्रॉमिस करता है कि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। हेमलता खुश हो जाती है और वो यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। इसी दौरान हेमलता को पता चलता है कि पास में ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम योगेश होता है वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। दरअसल योगेश दिनेश वर्मा का रिश्ते में भाई लगता था और इस नाते वो हेमलता का देवर लगता था। दोनों आपस में पढ़ाई के बारे में बातें करते थे, एक दूसरे से नोट्स एक्सचेंज करते थे। दिनेश तो काम के सिलसिले में सुबह ही घर से निकल जाता था और शाम को घर वापस आता था। हेमा अपने घर में सारा दिन अकेली रहती थी और इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला योगेश हेमा से नोट्स लेने के बहाने उसके घर में आ जाया करता था। दोनों में देवर भाभी का रिश्ता था। हेमा की सास भी उस पर शक नहीं करती थी, क्योंकि योगेश उनके रिश्ते में लगता था। योगेश अपनी भाभी से कई बार हंसी मजाक कर लिया करता था और कई बार तो दिनेश की माँ के सामने ही वो हेमा से मजाक कर लिया करता था। उसकी बात का कोई भी बुरा नहीं मानता था, क्योंकि देवर भाभी का रिश्ता था और इस रिश्ते में हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। हेमा की सास को योगेश पर पूरा भरोसा था। इसी कारण जब पुलिस वालों ने योगेश के चाल चलन के बारे में पूछा तो हेमा की सास दिनेश की मां ने योगेश पर जरा सा भी शक जाहिर नहीं किया और ना ही उनको हेमा और योगेश के रिश्ते पर कोई भी शक था। लेकिन पुलिस वाले दोनों के रिश्ते को पचा नहीं पा रहे थे। कत्ल के मामले में जब पुलिस वाले योगेश और हेमलता से पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में तो दोनों कुछ भी नहीं बताते, लेकिन जब पुलिस वालों ने थोड़ी सी सख्ती दिखाई, 3rd डिग्री का उपयोग किया, तो दोनों टूट जाते हैं। उन दोनों ने दिनेश की हत्या करने की बात को कबूल कर लिया और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो जो सारी स्टोरी वो सुनाते हैं वो स्टोरी सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हेमलता और योगेश दोनों ही एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। दिनेश के घर से जाने के बाद दोनों इकट्ठे ही पढ़ाई करने बैठ जाते थे। दिनेश सुबह ही घर से चला जाता था और दिनेश के जाने के बाद योगेश घर में आ जाता था और पढ़ाई तो सिर्फ बहाना था, असली मकसद कुछ और ही था। योगेश के इरादे नेक नहीं थे, उसके मन में खोट थी। वो पहले तो हेमलता को बातों में उलझाने लगा और कई बार वो उसको कहता कि भाभी आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो और आप किस तरह से इस बेकार से आदमी के चंगुल में फंस गई हो, और सारा दिन ये आदमी तो शराब पीता रहता है, आपकी कोई परवाह नहीं करता और ना ही बच्चों का कोई ख्याल रखता है। इस तरह योगेश हेमा से हमदर्दी जताता और धीरे धीरे उसके पास आने की कोशिश करता रहा। एक दिन योगेश ने सारी हदें पार कर दी और हेमा को पकड़ के ज़बरदस्ती किस करने लगा। हेमा ने पहले तो बड़ा विरोध किया, लेकिन फिर वो भी अपने आप को रोक नहीं पाई और उस दिन दोनों के बीच नाजायज़ संबंध बन जाते हैं
और उसके बाद ये सिलसिला रोज़ का ही शुरू हो जाता है। योगेश पढ़ाई के बहाने घर में आता और अंदर से कुंडी लगा लेता। पढ़ाई तो एक तरफ रह जाती और ये दोनों कुछ और ही काम में व्यस्त हो जाते। एक दिन योगेश हेमलता से संबंध बना रहा था, लेकिन उस दिन वो दरवाजे की चिटकनी लगाना भूल गया। इसी दौरान दिनेश की माँ को दिनेश के कमरे से कुछ लेना था और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है, अंदर योगेश उसकी बहू के साथ अनैतिक संबंध बना रहा था। योगेश वहाँ से भाग जाता है। योगेश के जाने के बाद सास ने हेमा को जमकर कोसा और उसको वार्निंग देते हुए कहती है कि आज के बाद योगेश को घर में नहीं आने देना। मैं आज तो तुम्हारी बात तुम्हारे पति को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर दोबारा से योगेश यहाँ दिखाई दिया तो मैं तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगी। हेमा को भी डर लगने लगता है कि अगर उसकी सास ने अपने बेटे को उसकी करतूत के बारे में बता दिया तो घर में लड़ाई लग जाएगी। इसलिए उसने योगेश को मना कर दिया कि अब कुछ दिन तक वो उसके घर में ना आए। और इस घटना के बाद योगेश ने सच में उनके घर में आना बहुत ही कम कर दिया। दिनेश की मां ने अपने बेटे को भी उसकी पत्नी की करतूत के बारे में बता दिया। दिनेश ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को कहा कि अगर योगेश यहाँ पर दोबारा दिखाई दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब हेमा का सारा पर्दाफाश हो चुका था। उसने योगेश को फ़ोन किया, सारी बात फ़ोन पर बताई कि उनका भंडा फूट चुका है। सास ने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया है। अब हमें बड़ा संभल कर रहना होगा। तुम किसी के सामने भी घर में मत आना। मैं मौका देखकर तुम्हें खुद ही बुला लूँगी और जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तुम अपनी मर्ज़ी से हमारे घर में नहीं आना। हेमा की सास को अब लगने लगता है कि बहू सुधर गई है, क्योंकि काफ़ी देर से योगेश घर में नहीं आया था। एक दिन सास को पास के किसी गांव में जाना पड़ता है तो हेमा फ़ोन करके योगेश को अपने घर में बुला लेती है। पति तो पहले ही काम पर गया हुआ था, सास पास के गांव में गई हुई थी। अब उनके पास अच्छा मौका था और उसने मौका हाथ से जाने नहीं दिया और मौके का फ़ायदा उठाना ही बेहतर समझा। हेमा ने योगेश को फ़ोन करके कहा कि जल्दी से आ जाओ, इससे पहले कि हमारी सास आ जाए। तुम जितना जल्दी हो सके घर में आ जाओ। योगेश हेमा के घर चला जाता है। योगेश अपना काम पूरा करके घर से बाहर निकल ही रहा था कि दूसरी तरफ से उसको दिनेश आता हुआ दिखाई देता है। दिनेश ने योगेश को घर से बाहर आते हुए देख लिया था। दिनेश सीधा घर में जाता है और अपनी पत्नी पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उसको कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि योगेश को यहाँ पर मत बुलाना, लेकिन वो फिर यहाँ क्यों आया था? तुमने योगेश को यहाँ पर क्यों बुलाया था? दिनेश ने अपनी पत्नी को धमकाते हुए कहा कि अगर दोबारा योगेश यहाँ पर दिखाई दिया तो ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। दिनेश की बात सुनकर हेमा अंदर तक कांप जाती है। अगले ही दिन हेमा योगेश को फ़ोन करके कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। योगेश कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, तुम बताओ क्या काम करना है, मैं तुम्हारे लिए हर काम करने को तैयार हूँ। हेमा कहती है हमें दिनेश को रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। और इस तरह से हेमलता और योगेश दिनेश के मर्डर की प्लानिंग बनाने लगते हैं। योगेश बाज़ार से 2 चाकू खरीद कर लाता है। एक बड़ा चाकू था और एक छोटा चाकू था, और ये दोनों चाकू हेमलता के घर में पहले ही छुपा दिए गए ताकि जब भी मौका मिले योगेश सीधा ही दिनेश के घर आए और वारदात कर दे। हत्या वाले दिन दिनेश ने खूब शराब पी हुई थी और वो खाना खाकर सो जाता है। हेमा ने योगेश को फ़ोन किया और बता दिया कि दिनेश शराब पीकर गहरी नींद में सो गया है, हमें जो कुछ करना है आज की रात ही करना होगा। रात के तकरीबन 1 बजे का समय था। हेमलता चुपके से बाहर का दरवाज़ा खोल देती है। योगेश ने हेमा को चाकू लाने के लिए कहा, जो कि उसके घर में पहले ही छुपाए गए थे। उसके बाद दोनों बेड के पास पहुंचते हैं। दिनेश गहरी नींद में सोया हुआ था। योगेश दिनेश की छाती पर बैठ जाता है। हेमलता अपने पति के पैर पकड़ लेती है ताकि पति हिल न सके और योगेश पूरा जोर लगाकर दिनेश के गले पर चाकू से वार कर देता है। खून का फव्वारा छूट जाता है और थोड़ी ही देर तड़पने के बाद दिनेश की मौत हो जाती है। उसके बाद वो छोटा चाकू दिनेश के हाथ के पास रख देता है और बड़ा चाकू योगेश अपने साथ लेकर भाग जाता है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद
जब आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं तो हेमलता प्लान के मुताबिक वही कहानी सुनाती है कि मेरे पति ने सुसाइड कर लिया। दोनों ने प्लानिंग तो फुल प्रूफ की हुई थी। उनके मन में यही ख्याल था कि पहले तो वो हत्या कर देंगे और बाद में इस हत्या को आत्महत्या का रूप दे देंगे। लेकिन ऐसे केसेस को ट्रेस करना पुलिस वालों का रोज़ का काम होता है और पुलिस वाले जब दोनों से थोड़ी सी सख्ती से पूछताछ करते हैं तो दोनों सारी कहानी ज्यों की त्यों बयान कर देते हैं। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर कि जज उनको न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं और फ़िलहाल दोनों पर केस चल रहा है। दोनों जेल के अंदर ही हैं और उनको अभी तक सज़ा का ऐलान नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि कातिल चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है और इस केस में भी ऐसा ही होता है। प्लानिंग तो दोनों की खूब फुल प्रूफ थी। दिनेश का कत्ल करने के बाद इकट्ठा रहेंगे, लेकिन अब सारी उम्र उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।